स्टूडेंट बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने आपको बताया था कि आपको कांस्टेंट को वहां पे क्या करना होता है बेटा, हटाना होता है ना। जैसे ही कांस्टेंट को एलिमिनेट करते हैं तो वहां से जो हमारे पास फंक्शन में कांस्टेंट को हमें हटाना होता है ना। मतलब जो भी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है उसको हटाएंगे, और जैसे उसको हटाएंगे तो वहां पे जो अवकलन समीकरण बनेगी वो हमारे पास उसकी फंक्शन की अवकलन समीकरण होती है ना। स्टूडेंट मैंने जैसे दो कांस्टेंट, इन दो कांस्टेंट को हटाएंगे तो दो ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अगर तीन कांस्टेंट हो गए तो थ्री ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी, है ना। जैसे हमारे पास यहाँ पे दे रखा है y इज इक्वल टू ax प्लस b दे रखा है ना। तो इसमें यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। जो भी हमारे पास अवकलन समीकरण है उसके अंदर जितने कांस्टेंट होते हैं उतने ही उसकी क्या कहलाता है बेटा, ऑर्डर कहलाता है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में जहां तक मैंने बताया है, इसमें यहाँ तक मैं आपको करा चुका हूं, है ना। मुझे लगता है यहाँ तक आपको कहीं समस्या नहीं होगी, है ना। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल और लेता हूं कि हमारे पास एक अवकलन समीकरण दे रखी है, मतलब एक फंक्शन दे रखा है ना, जो कि हमारे पास इस प्रकार का है कि y इज इक्वल टू a बाय एक्स प्लस का b दे रखा है। कोई आपसे पूछे कि भैया इसकी जो अवकलन समीकरण होगी वो क्या होगी, तो हमें दो कांस्टेंट दे रखा है, तो इन दोनों कांस्टेंट को हमें हटाना पड़ेगा यहाँ पे, राइट। तो बेटा हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dy बाय dx, है ना। बेटा 1/x का जो अवकलन होता है वो होता है माइनस का 1/x², है ना भैया। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है ना। अगर आप देखेंगे तो बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू ये हो जाती है। इसी प्रकार से अगर इसका मैं एक और बार अवकलन करूंगा तो बेटा यहाँ पे हमारे पास इसका जो अवकलन होगा बेटा वो क्या होगा, एक्स की पावर -2 ऊपर हो जाएगा, है ना। और ये ऊपर जाएगा -2 और -2 आगे आएगा तो -1 होगा, तो बेटा -2/x³ हो जाएगा, है ना। तो बेटा ये माइनस आएगा और ये माइनस ऑलरेडी प्लस कर देगा इसको, तो ये आएगा a/2a/x³। इसका यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, अवकलन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, सुन इसके कांस्टेंट को हटाना है यहाँ पे। तो बेटा हमारे पास ए यहाँ पे, अगर इन दोनों को आप देखोगे तो बेटा इन दोनों को मैं डिवाइड करता हूँ एक दूसरे से, तो बेटा ए की वैल्यू यहाँ से हट जाएगी। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे dy/dx, और बेटा यहाँ से देखो आप तो d2y/dx², तो बेटा ये आएगा माइनस का a/x², और बेटा ये आएगा 2a/x³ आ जाएगा। बेटा इसको इस प्रकार से हम लिखेंगे तो आप देखोगे यार ए से ए हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, हट जाएगा, है ना। बेटा x² से ये x² हट जाएगा, तो बेटा यहाँ पे हमारे पास ये बच जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो यार ये अवकलन समीकरण हमारे पास हो जाएगी dy/dx, और ये आएगा d2y/dx² इज इक्वल टू माइनस का 1/2x बच जाएगा। बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2dy/dx इज इक्वल टू माइनस का d2y/dx² आएगा। बेटा इस अवकलन समीकरण को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना, 2x इंटू dy/dx इज इक्वल टू 0। बेटा ये हमारे पास इस फंक्शन की एक अवकलन समीकरण होती है, राइट। तो यार ये आपको ध्यान देने की जरूरत है, हमारे पास दो कांस्टेंट थे तो दो ऑर्डर की हमारे पास यहाँ पे अवकलन समीकरण मिलेगी। अब जैसे आपके मन में सवाल उठेगा एक और जैसे एक एग्जांपल और देता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन इस प्रकार से दे रखा a x माइनस a का होल स्क्वायर। कोई आपसे ये पूछे कि यार सर इसकी अवकलन समीकरण क्या होगी, आपके मन में सवाल उठे कि सर यार यहाँ तो एक ही कांस्टेंट आ रहा है, तो क्या यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑर्डर की अवकलन समीकरण बनेगी क्या। तो भैया बिल्कुल सही है, एक ही ऑर्डर की बनेगी। आपके मन में सवाल उठेगा सर करके दिखा दो गुरुजी, कैसे बनेगी, एक बार दिखा दो यहाँ पे। तो सुनिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम इसका अवकलन करेंगे तो यार ये आएगा dy/dx बटा आएगा 2a x माइनस ए, और माइनस ए का -1 हो जाएगा। बेटा ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है भैया। ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी, इसकी वैल्यू है। अब आप बोलोगे सर यहाँ से तो ए हट ही नहीं रहा है, भैया आपको इस ए को एलिमिनेट करना है, तो सर ए तो एलिमिनेट ही नहीं हो रहा है, तो क्या हम इसको एक और बार अवकलन करेंगे क्या। तो भैया ऐसा जरूरी नहीं है। आप बोलोगे सर क्यों जरूरी नहीं है, तो यार मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ कि हमें इसको हटाने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। बेटा मैं इन दोनों को भाग लगाता हूँ, ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। बेटा एक काम करता हूँ, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग लगाता हूँ, या 1/2 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1/2 कर दो। जैसे आप इसको करोगे तो ऊपर तो y आ रहा है, नीचे हमारे पास dy/dx आ रहा है। बेटा आएगा a x माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस का 2a x माइनस ए हो जाएगा। जब इसको हटाएंगे बेटा ये टर्म से ये टर्म हट गई, ये a से ये हट गया, तो यार यहां से हमारे पास y/dy/dx इज इक्वल टू बेटा यहां से आ जाएगा x/a/-2 हो जाएगा।
तो यही हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी, राइट। अगर इसको सॉल्व करने बैठेंगे आप तो सुन, वैसे भी तो आंसर आ गया है। अगर आप देखेंगे तो बेटा x माइनस ए इज इक्वल टू ये आएगा -2y dy बाय dx हो जाएगा, है ना बेटा। ये हमारे पास, इसको मैं y डैश भी लिख सकता हूँ, है ना बेटा। जो dy बाय dx इसको y डैश भी आप लिख सकते हैं बेटा। मैंने -2 इधर ले लिया, है ना। जब आप देखेंगे तो सुन, हमारे पास a की वैल्यू क्या आएगी, तो बेटा a की वैल्यू आएगी माइनस का 2y अपॉन y डैश हो जाएगा ना बेटा। a की वैल्यू निकालनी तो मैं क्या करूंगा सुन, यहाँ पे इस a को उधर लेगा, इसको इधर लाया, आई थिंक ये प्लस आ जाएगा हमारे पास, है ना बेटा। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। इस a की वैल्यू को उठा के आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो आपकी जो अवकलन समीकरण होगी वो क्या आ जाएगी बेटा, y इज इक्वल टू बेटा a की वैल्यू आ रही है x प्लस 2y अपॉन वाई डैश इंटू ये आएगा बेटा x माइनस 2y अपॉन वाई डैश का होल स्क्वायर आ जाएगा, है ना। सॉरी, आई थिंक यहाँ पे x माइनस ए की वैल्यू ना बेटा, x माइनस ए की जो वैल्यू आएगी ना वो ये आएगी, तो बेटा ये आएगा माइनस का 2y अपॉन वाई डैश का बेटा। ये a की वैल्यू उठा के हमने यहाँ से रखी और x माइनस ए की वैल्यू उठा के यहाँ रख दी, है ना। तो बेटा इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा x प्लस 2y अपॉन वाई डैश और ये आएगा हमारे पास 4y स्क्वायर अपॉन वाई डैश का स्क्वायर। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस प्रकार से हम यहाँ पे इसका अवकलन समीकरण बना सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको करते हैं। सुन, अवकलन समीकरण के अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। जब भी हम किसी भी अवकलन समीकरण को सॉल्व करते हैं तो बेटा हमारे पास यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है ना। ठीक है, जैसे मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस का कोसेक स्क्वायर टी डी कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, है ना, प्लस सी आएगा। तो बेटा कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन के अंदर आता ही है ना। तो मुझे लगता है इसको लेके कोई समस्या होने वाली चाहिए। इस समीकरण के जो सॉल्यूशन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण समाधान, एक होता है हमारे पास पर्टिकुलर, है ना, जो कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। एक होता है जनरल सॉल्यूशन, एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर ये हमारे पास कोई भी अवकलन समीकरण दे रखी है ना बेटा, ये हमारे पास अवकलन समीकरण दे रखी है ना। मान लीजिए हमारे पास एक अवकलन समीकरण है बेटा। इस अवकलन समीकरण को जब मैं सॉल्व करूं, ध्यान दीजिएगा, है ना बेटा, ये हमारे पास कोई भी अवकलन समीकरण है। अगर इस अवकलन समीकरण का सॉल्यूशन करूं मैं, और इसका जो सॉल्यूशन होता है वो ये आता है ना। अगर किसी भी अवकलन समीकरण का ऑर्डर और उसका जो सॉल्यूशन है उसमें कांस्टेंट समान हो तो वो उसका जनरल सॉल्यूशन कहलाता है बेटा। ये हमारे पास एक अवकलन समीकरण है, इसका ऑर्डर 2 है, ये इसका सॉल्यूशन है बेटा। इसके अंदर दो कांस्टेंट आ रहे हैं, जितना ऑर्डर है उतना इसके अंदर कांस्टेंट आ रहा है, मतलब ये इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। क्लियर है। जैसे मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं बेटा, सुनना, मेरी बात समझने की कोशिश करना बेटा, समझने की कोशिश करना, ध्यान दीजिएगा, है ना। अगर मैं आपके सामने एक पैराबोला लेता हूं, दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। सुनना मेरी बात, है ना। जब इसका मैं निकालूंगा तो बेटा आएगा 2y dy बाय dx इज इक्वल टू बेटा, यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 4a। बेटा ये 4a की वैल्यू उठा के यहां रख दो, है ना। जब 4a की वैल्यू उठा के यहां रखोगे तो भैया ये आएगा dy बाय dx। बेटा 4a की वैल्यू कितनी आएगी, वाई स्क्वायर बाय एक्स। भैया समझ रहे हो। अगर आप देखेंगे तो बेटा y से y कैंसिल हो रहा है, आप यहाँ पे देखोगे तो बेटा ये आएगा 2y dy बाय dx इज इक्वल टू y बाय x। बोलो जी सही है। इसका मैं एक और बार अवकलन कर देता हूँ बेटा। जब मैं इसको एक और बार अवकलन करता हूँ तो ये एरिया आएगा d2y बाय dx स्क्वायर। बेटा इसका u अपॉन v से होगा, x को छोड़ा y का किया, y को छोड़ा x का किया, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। बेटा ये भी हमारे पास एक अवकलन समीकरण है। अब समस्या ये होती है कि ये जो हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, ये इस अवकलन समीकरण का जनरल सॉल्यूशन है या इसका जनरल सॉल्यूशन है। मेरी बात सुनो, एक प्रश्न उठता है कि भैया मेरी बात सुनो, मेरी बात समझने की कोशिश करना, सुनना मेरी बात बेटा। ये हमारे पास एक अवकलन समीकरण है, समझ रहे हो, ये इसका जनरल सॉल्यूशन है या इसका जनरल सॉल्यूशन है। तो बेटा इसका ऑर्डर 1 है और इसके अंदर कांस्टेंट 1 है, तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन होगा, ये इसका जनरल सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि इसका ऑर्डर 2 है तो यहां पे 2 कांस्टेंट आने चाहिए। तो ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है ना। दिस इज नॉन एज अ जनरल सॉल्यूशन कंसेप्ट। इसमें एक और हमारे पास कहलाता है, वो कहलाता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसमें ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर, अगर कोई भी अवकलन समीकरण है, ध्यान दीजिएगा, है ना। जैसे मैं आपके सामने एक अवकलन समीकरण लेता हूं बेटा,
ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास एक अवकलन समीकरण है ना। मैं इसको सॉल्व करना सिखाऊंगा आपको, बेटा इसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है C1 cos x प्लस C2 sin x। बेटा ये इसका जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। दिस इज नॉन एज ए जनरल सॉल्यूशन। इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, इसमें ये जो कांस्टेंट है इसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू रख दो आप। मान लीजिए कांस्टेंट की वैल्यू हमने 0 और ये हमने 1 रख दी, तो बेटा यहां पे हमारे पास ये आएगा इसका सॉल्यूशन sin x। बेटा ये इसका इस अवकलन समीकरण का पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर किसी भी अवकलन समीकरण में कांस्टेंट की वैल्यू अगर हम एज्यूम करें या निकाल के रख दें, तो उस वाले केस में जो समाधान आता है या सॉल्यूशन आता है वो हमारे पास क्या कहलाता है स्टूडेंट, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है। समझ में आ गया होगा मुझे लगता है ना। अब सुन एक और कंसेप्ट होता है और वो कहलाता है सिंगुलर सॉल्यूशन। एक बात तो आपके मन में सवाल उठ रही होगी कि सर यार ये एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, तो क्या ये इसको संतुष्ट करता है क्या? बिल्कुल करता है। आपके मन में सवाल उठ जाए कि यार इसको संतुष्ट करता नहीं करता, बेटा करके देख लो यार, देखो dy बाय dx निकालो। भाई कोई भी सॉल्यूशन है तो वो उसको क्या करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। बेटा sin x को करेंगे तो cos x आएगा। इसका जब एक और बार करेंगे तो यार ये क्या आएगा, माइनस का sin x आएगा। बेटा ये वैल्यू उठा के यहाँ रखो। बेटा जब ये वैल्यू उठा के यहाँ रखोगे तो बेटा यहाँ पे इसकी वैल्यू जाएगी माइनस का sin x आएगी। बेटा ये sin x आएगा, देखो इसको 0 कर रहा है ना। तो बेटा ये इसका सॉल्यूशन है, राइट। आपके मन में सवाल उठेगा क्या सर ये भी इसको संतुष्ट करता है? बेटा ये भी करता है। जनरल सॉल्यूशन भी इसको संतुष्ट कर रहा है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी इसको संतुष्ट कर रहा है, पर इसमें एक और इसको संतुष्ट करेगा। आपके मन में सवाल उठेगा सर वो कौन सा है? बेटा y इज इक्वल टू 0। अगर मैं y इज इक्वल टू 0 यहां रख दूं, बेटा इस अवकलन समीकरण के अंदर y की वैल्यू 0 रख दूं, तो बेटा ये भी इसको संतुष्ट कर रहा है। अगर किसी भी अवकलन समीकरण का सॉल्यूशन ना तो जनरल हो ना पर्टिकुलर हो, फिर भी वो उसको संतुष्ट कर दे, वो उसका सिंगुलर सॉल्यूशन कहलाता है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ ना में जवाब दे दो। क्लियर है कि नहीं है? अगर किसी भी अवकलन समीकरण का समाधान ना तो सिंगुलर है ना तो जनरल है ना ही पर्टिकुलर है, तो बेटा वो हमारे पास क्या कहलाता है, सिंगुलर सॉल्यूशन कहलाता है। और y इज इक्वल टू 0 इज द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टूडेंट सिंगुलर सॉल्यूशन मैंने बता ही दिया है, इसके अलावा जो होता है वो हमारे पास सिंगुलर सॉल्यूशन कहलाता है। आज मैं आपके सामने बताऊंगा कि कोई भी अगर अवकलन समीकरण है तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं। और सबसे पहला जो होता है वो बेसिक मेथड है, वो है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, है ना। मतलब उसकी वेरिएबल को हम सेपरेट करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी भी अवकलन समीकरण में ऐसा है कि उसके x की टर्म dx के साथ, ध्यान दीजिएगा, x की टर्म dx के साथ और y की टर्म dy के साथ आ जाती है, तो बेटा हम सीधा सीधा उसका अवकलन कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। भैया हमारे पास आंसर आएगा। इस मेथड को हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड कहते हैं। जैसे हमारे पास ये अवकलन समीकरण दे रखी है, बेटा क्या दे रखा है, dy बाय dx। ध्यान दीजिएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू e की पावर y अपॉन x स्क्वायर y। बेटा अगर आप देखेंगे तो ये आएगा y e की y, मैं इसको लिख सकता हूँ y अपॉन e की पावर y dy इज इक्वल टू dx अपॉन x स्क्वायर। बेटा हम सीधा सीधा इसका इंटीग्रेशन करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इस प्रकार से ये भी हमारे पास प्रश्न दे रखा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस अवकलन समीकरण को सेपरेट कर सकते हैं क्या बेटा, तो बेटा आप देख रहे हो यहाँ पे dy बाय dx 3 2y माइनस x अपॉन 2x। तो बेटा यहाँ पे देखेंगे तो ये आएगा dy अपॉन 2y माइनस 2y माइनस 1, आई एम सॉरी, दिस इज 1, है ना, दिस इज 1, है ना, ठीक है। और ये आएगा 3 dx अपॉन 2x। बेटा यहाँ पे हम सीधा सीधा इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, x की टर्म अलग y की टर्म अलग आ रही, मतलब इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से कर सकते हैं। पर अगर इस प्रश्न में हमारे पास यहाँ पे x हो जाता, बाई चांस इस प्रश्न में यहाँ पे हमारे पास x हो जाता, तो बेटा ये x होता तो हम इसको अब अलग अलग नहीं कर सकते। इसमें x की टर्म और इसमें x की टर्म और y की टर्म को हम अलग अलग नहीं कर पा रहे, तो उस वाले केस में हम ये वाला मेथड नहीं यूज कर पाएंगे ना। बेटा x की टर्म dx के साथ और y की टर्म dy के साथ जाएगी, तभी हम ये वाला मेथड यूज कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे, है ना। वैसे नॉर्मली कोई भी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो उसको सॉल्व करने के हमारे पास 4 मेथड है जो कि हम यूज करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, लीनियर एंड एग्जैक्ट। और इन सबका रिड्यूसिबल भी होता है। वेरिएबल सेपरेबल है तो रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस है तो रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, लीनियर है तो रिड्यूसिबल टू लीनियर, एग्जैक्ट है तो रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट, राइट। आगे बढ़ते हैं।
इसमें सेपरेबल वेरिएबल मैं तो बता ही चुका हूं मैं, एक्स की टर्म dx के साथ y की। जैसे हमारे पास ये प्रश्न दे रखा है ना, इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व कर, मैं खुद करके दिखाता हूं आपको, है ना। इसमें हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी जो कि दे रखी एक्स स्क्वायर वाई y डैश इज इक्वल टू ई की पावर y, है ना बेटा। ये हमारे पास एक अवकलन समीकरण दे रखी है, आपसे बोले कि भैया इसको सॉल्व करके दिखाइए, है ना। तो जब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सुन हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर वाई। बेटा इसको अलग अलग करेंगे तो वाई ई की पावर वाई डी वाई, और इसको मैं लिख सकता हूँ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। बेटा ये हमारे पास अलग अलग हो गया, अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, है ना। बेटा ये ऊपर चला जाएगा तो y e की पावर माइनस वाई डी वाई। बेटा 1/x² का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है बेटा, इसको अगर इंटीग्रेशन करेंगे बेटा ये -2 ऊपर जाता है, -2/1 -2/1 प्लस का c। स्टूडेंट को इस प्रकार के जो इंटीग्रेशन होते हैं, जो आइलेट्स हम करते हैं, है ना बेटा। क्वेश्चन क्लियर नहीं और आपको पीडीएफ में दिख जाएगा अक्षय जी, है ना। मैं करके दिखा रहा हूँ बेटा, यहाँ लिख रहा, यहाँ ये कई क्वेश्चन यहाँ लिख रखा है, वो ये बेटा इधर, है ना। और जब आप इसको डाउनलोड करोगे तो आपको इसका क्लियर सॉल्यूशन दिख जाएगा, नहीं दिख रहा तो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। इधर देखिए, इसमें एक आइलेट हमारे पास होता है जो कि बाय पार्ट इंटीग्रेशन उसको बोलते हैं, या हिंदी में बोलते हैं इसको खंडित समाकलन। तो इसमें जब भी हमारे पास कोई भी प्रश्न दे रखा है ना, जैसे हमारे पास बोला जाए कि ई की पावर एक्स, या जैसे मैं आपके साथ बोल रहा हूँ ई की पावर माइनस वाई वाई, है ना, ये देख रहे हो यहाँ पे ना। इसमें ई की पावर माइनस वाई का हम कैसे करेंगे ना, ठीक है। तो बेटा जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए हम क्या करेंगे बेटा, इसका समाकलन करना है तो क्या करेंगे बेटा, ई की पावर वाई को छोड़ा, ध्यान दीजिएगा, और ई की पावर माइनस वाई को किया। बेटा ये खंडित समाकलन है, माइनस जिसको छोड़ा उसका डेरिवेटिव होता है बेटा, है ना। जिसको छोड़ा उसका बेटा, इस वाई को छोड़ा इसका डेरिवेटिव होता है, और ये आएगा ई की पावर माइनस वाई डी वाई, एंड ये हमारे पास डी वाई हो जाएगा। और बेटा इसका इंटीग्रेशन तो हो गया माइनस का 1/x प्लस का सी, है ना बेटा। ये खंडित समाकलन है ना। पहले वाले को छोड़ा, है ना, इसका किया, माइनस जिसको छोड़ा उसका डेरिवेटिव ई की पावर माइनस वाई डी वाई हो जाएगा, राइट। तो ये आएगा माइनस का वाई ई की पावर माइनस वाई। बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, इसका करेंगे तो इसका हमारे पास y का डेरिवेटिव 1 हो जाता है। ई की पावर माइनस वाई का 2 बार करेंगे तो माइनस ई की पावर माइनस अगेन माइनस ई की पावर माइनस वाई, तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का 1/x प्लस का सी। बेटा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से कोई भी अवकलन समीकरण इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आना चाहिए। इसमें कोई भी अगर हमारे पास अवकलन समीकरण दे रखी है तो वहां पे कंडीशन दे रखी होती है ना। कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जैसे मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, है ना, प्लीज समझना। ऐसे प्रश्न बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो आपको लगेगा सर यार वेरिएबल सेपरेबल मेथड तो बहुत इजी है, इसमें क्या करना है सर, बहुत इजी जी क्वेश्चन आते हैं। बेटा इजी नहीं है, थोड़े से क्वेश्चन कंसेप्चुअल भी आता है। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं, है ना, ध्यान दीजिएगा। बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, एक्स वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, या मैं इसको ऐसा ले लूं, आई थिंक ऐसा ले लेते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना बेटा। डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाय एक्स। बेटा ये हमारे पास एक अवकलन समीकरण दे रखी है। इधर देखिए, सुनिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेटा यहाँ हमारे पास आएगा डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। बेटा इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट को मैं लॉग सी ले लेता हूँ। बेटा कांस्टेंट को कुछ भी ले सकते हो आप, सी ले सकते हो, लॉग सी ले सकते हो, कांस्टेंट साइन सी भी ले सकते हो, कॉस सी भी ले सकते हो, मर्जी पड़े जो ले सकते हो, है ना। बेटा यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन आएगा, ये आएगा लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस का लॉग सी आएगा। भैया समझ रहे हो। बेटा ये आएगा हमारे पास लॉग वाई, बेटा लॉग ए प्लस लॉग बी, बेटा ये आता है लॉग ए इंटू बी, तो लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू एक्स ही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैं आपके सामने 3 केसेस लूंगा, सुन ध्यान दीजिएगा, मैं आपके सामने 3 केस लूंगा। बेटा फर्स्ट केस, अगर ये अवकलन समीकरण हमारे पास इस प्रकार से लिखी हुई होती, बेटा इस प्रकार से लिखी हुई होती कि भैया हमारे पास दे रखा है y 1 इज इक्वल टू 1, क्या दे दिया जाए, है ना। बेटा ये हमारे पास एक अवकलन समीकरण दे रखी है, साथ में बोला जा रहा है कि y 1 इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन दे रखी है। बेटा जब भी हमारे पास कंडीशन दे रखी होती है y x, है ना, तो बेटा y ये हमारे पास जो होता है ना बेटा, ये a और ये b है। बेटा ये जो वैल्यू होती है ये हमारे पास x की वैल्यू होती है, और ये जो होती है y की वैल्यू होती है, ये याद रखिएगा, है ना। इसका मतलब ये होता है कि अंदर वाला जो होता है ये x होता है, और बाहर वाली जो होती है वो ये होता है ना। जैसे हमारे पास ये दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 1 है। आपको कुछ नहीं करना है, जब आपको इसको सॉल्व करना है, बेटा सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं इसका आंसर ये आ रहा है भैया, क्या आ रहा है बेटा, y इज इक्वल टू
एक्सिस का आंसर आ रहा है। बेटा अभी बताया था मैंने सॉल्व करके, अभी अप्लाई करेंगे बेटा, ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। ये कंडीशन इस कांस्टेंट की वैल्यू को निकालने के लिए बोली है ना। इसका मतलब क्या होगा बेटा, y की वैल्यू 1 एट x की वैल्यू 1। बेटा समझ में आ रहा है? जहां पर भी y है, आई एम सॉरी, है ना, आई थिंक दिख नहीं रहा आपको, सुन, जहां पर भी y है वहां पे 1, जहां पर x है वहां पे 1 रखेंगे बेटा, c की वैल्यू 1 आ गई। और ये c की वैल्यू उठा के 1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू x, इसका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आएगा। बेटा कांस्टेंट की वैल्यू 1 आई है ना, मतलब 1 या 2 या कुछ भी आई, मतलब कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है यहाँ पे, है ना। और जब भी कांस्टेंट की वैल्यू आती है तब इस केसेस में देयर इज यूनिक सॉल्यूशन। बेटा ऐसे केसेस में यूनिक सॉल्यूशन होता है। बेटा इस केस में इसका जो सॉल्यूशन होगा इस अवकलन समीकरण का, इस कंडीशन पे अद्वितीय सॉल्यूशन होता है या यूनिक सॉल्यूशन हमारे पास एग्जिस्ट करता है। अगर यही प्रश्न हमारे पास एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाए कि यार भैया dy बाय dx इज इक्वल टू y बाय x सच दैट y 0 इज इक्वल टू 1, बेटा ये पूछ ले, सुनना मेरी बात, ये पूछ ले तो क्या करोगे भैया, मजा आएगा। एक ही एग्जाम्पल से पूरी कहानी समझ में आ जाएगी तुम्हारे को, है ना। क्या करेंगे भैया, ये आएगा हमारे पास, है ना, y इज इक्वल टू एक्स इसका सॉल्यूशन है ना। बेटा ये कंडीशन अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें ये दे रखे है तो अप्लाई करते हैं, है ना। जब मैं इसको अप्लाई करूंगा बेटा ध्यान दीजिएगा, दैट इज y इज इक्वल टू 1 एट x इज इक्वल टू 0। बेटा जहां पर x है वहां 0, जहां y है वहां पे 1 रखते हैं, है ना। बेटा y की जगह 1 रखा, x की जगह 0 रखा, बेटा ये आ गया। क्या 1 0 के बराबर होता है क्या, नहीं होता है। भैया मुझे बताओ, ये आप रख रहे हो तो ये आ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो यहां पे क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल ओडी हैज नो सॉल्यूशन, है ना। बेटा ऐसे केसेस में इस अवकलन समीकरण का नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, बेटा सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो कंडीशन से पता पड़ेगा कि सॉल्यूशन यूनिक है या नो सॉल्यूशन है। एक और एग्जांपल देता हूं, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, एक और एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये अवकलन समीकरण हमारे पास इस प्रकार से आ जाए, कैसे आ जाए बेटा, बेटा ये आ जाए y 0 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा बेटा ये आ रहा है ना, दोनों 0 0 आ रहा है। बेटा जब 0 0 आएगा तो हम जानते हैं इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, y इज इक्वल टू एक्स ही आएगा। बेटा क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू एक्स ही आ रहा है। तो सुन, जब ये रखेंगे अब इसको अप्लाई करते हैं, है ना। बेटा इसको मैं अप्लाई करता हूं, क्या करा मैंने, अप्लाई, है ना। बेटा अप्लाई करा, y इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0। बेटा जब इसको अप्लाई करोगे तो ये आएगा 0 इज इक्वल टू 0 डॉट सी। बेटा इस कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी रख दूं मैं यहाँ पे, है ना, बेटा ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा। बेटा कांस्टेंट की वैल्यू 1 रख दूं तो भी ये सेटिस्फाई कर रहा है, 2 रख दूं तो भी ये सेटिस्फाई कर रहा है, 3 रख दूं तो भी ये सेटिस्फाई कर रहा है, 4 रख दूं तो भी ये सेटिस्फाई कर रहा है, 5 रख दूं तो भी ये सेटिस्फाई। इसका मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। तो क्या होगा बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन हैज, डिफरेंशियल ओडी हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इसमें अब क्वेश्चन देखते हैं। एंड टीजीटी 2026 में प्रश्न पूछा गया था जो कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड से, सुन dy बाय dx इज इक्वल टू 2x। तो जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो हम क्या करेंगे, सुन dy इज इक्वल टू 2x dx एंड देन हम क्या करेंगे, सुन इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यार ये आएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सुन इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई दे रखा है, आपसे उसको सॉल्व करना है। तो बेटा ये बहुत इजीली वेरिएबल सेपरेबल से हो सकता है। देखो ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये आएगा log y इज इक्वल टू यहाँ पे x, और कांस्टेंट को आप log c ले लीजिए, है ना। मैंने कांस्टेंट को log c ले लिया, है ना। बेटा यहाँ पे चूंकि आंसर जो आ रहा है वो e की पावर की फॉर्म में आ रहा है। वैसे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक और आंसर जो आ रहा है वो log x के फॉर्म में आ रहा है, पर log x तो आ नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब सुन इस log c को इधर लाता हूँ, तो log y माइनस log c इज इक्वल टू एक्स, log a माइनस log b जो होता है वो होता है log a बाय b इज इक्वल टू एक्स, log हटेगा, y बाय सी इज इक्वल टू ई की पावर x हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू सी की पावर x हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा। सुन ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और वैसे भी जब हम CFPA से करते हैं, आगे मैं आपको सिखाऊंगा, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा d माइनस वन इंटू वाई, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो m की वैल्यू 1 है, तो इसका जो CF होगा वो c की पावर x आएगा। तो इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, पर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुन अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस r whose सेंटर लाई ऑन x एक्सिस। मतलब हमारे पास
एक यहाँ पे फैमिली ऑफ सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पे है, तो उससे बनने वाली डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सुन यहाँ पे अगर मैं आपके सामने ये एक सर्कल लेता हूँ यहाँ पे, जिसका सेंटर हमारे पास a,0 आ रहा है और रेडियस मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही, आर आ रही। वैसे अगर ये सेंटर से पास होगा तो रेडियस ए आ जाएगी यहाँ पे, पर मैंने इसको यहाँ पे रेडियस को आर ले लिया, कि हो सकता है ये जरूर नहीं ओरिजिन से पास हो भी सकता है नहीं भी, क्योंकि ओरिजिन पे पास होने के लिए कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं दी हुई है। क्लियर है? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सुन इसको लेंगे, दैट इज x माइनस ए का होल स्क्वायर एंड y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब हमें क्या करना है, सुन ए और ए को एलिमिनेट करना, आर तो एज इट इज यहाँ रहेगा, तो बेटा मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, तो 2x माइनस ए प्लस यहाँ आएगा ये 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, राइट। अब हम देखते हैं, सुन यहाँ पे हमारे पास x माइनस ए की जो वैल्यू है वो उठा के हम यहाँ पे रख देते हैं। क्लियर है? तो 2 तो हम 0 में लेके जाएंगे, देन ये आएगा हमारे पास y डी वाई बाय डी एक्स, है ना, एंड देन ये मैं x माइनस एक्स जो a है मैं इसको उधर लेके ले जाता हूँ ना बेटा, इस x माइनस ए को मैं उधर लेके जाता हूँ। अब यहाँ से मैं x माइनस ए की वैल्यू रख लेता हूँ, तो एक काम करता हूँ, चूंकि यहाँ पे होल स्क्वायर, तो मैं दोनों तरफ इसका होल स्क्वायर कर लेता हूँ ना। तो होल स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर आएगा। अब इस एक्स माइनस ए के होल स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी भैया, वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी आर स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर आएगा। बेटा इस वाई स्क्वायर को माइनस को उधर इधर ले आओ, तो ये आएगा वाई स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सुन ये हमारे पास यहाँ पे, और वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, सुन हमारे पास सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। देखो कुछ ऑप्शन को तो आप डिस्कार्ड कर सकते हैं, जैसे ये हमारे पास ऑप्शन हो नहीं सकता है। इसमें जब भी हमारे पास इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन होता है तो यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है वो ए के एलिमिनेट करना होता है, तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ही यहाँ पे निकल के आती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे बोला जा रहा है कि इफ y इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 0 देन द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, मतलब इस पॉइंट पर आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। तो आपको क्या करना है, एक तरीका तो ये कि कंडीशन सेटिस्फाई करा के चेक कर लो, है ना। तो इसमें y की जगह -1 रखूंगा तो tan इनवर्स -1 जो होता है वो माइनस का π/4 होता है ना। एंड x की जगह 0 होगा तो e की पावर 0 1 होता है, तो tan इनवर्स 1 जो होता है वो π/4 हो जाएगा। बेटा दोनों की वैल्यू करेंगे तो ये संतुष्ट कर रहा है। आप बोलोगे सर b भी तो सेटिस्फाई कर जाएगा, तो b को सेटिस्फाई करा के देखो। बेटा यहाँ पे रखेंगे तो यार ये 0 हो जाएगा, देखो है ना, तो tan इनवर्स 0 0 होता है, और यहाँ पे रखेंगे 0 तो tan इनवर्स 1 π/4 होता है, तो बेटा π/4 0 के बराबर नहीं होता है। अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो सुनिए माइनस का π/4 हो जाएगा, और यहाँ रखूँ तो 0, तो बेटा ये माइनस का वे भी करेक्ट नहीं है। सुनिए तो हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। तो मेथड से इसको कैसे करेंगे, सुनिए याद रखिएगा, इसको आप इधर लेके जाएंगे ना, तो यार ये आएगा dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस e की पावर x 1 प्लस e की पावर 2x dx होगा ना बेटा, इसको मतलब ये e 1 प्लस वाई स्क्वायर को दिया है, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना, एंड देन यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा। बेटा इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा हमारे पास tan इनवर्स y, और यहाँ पे अगर आप देखोगे भैया तो हमने क्या करा है, सुन e की पावर x को t माना है यहाँ पे ना, e की पावर x को t माना है ना, तो e की पावर x dx जो होगा वो हमारे पास यहाँ पे dt हो जाएगा ना। तो बेटा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या आएगा, सुन 1 अपॉन, एक्चुअली 1 अपॉन तो नहीं होगा, ये dt अपॉन हो जाएगा यहाँ पे ना, क्योंकि इस e की पावर x dx dt हो रहा है, और ये 1 प्लस टी स्क्वायर होगा, तो सुन यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स t, और tan इनवर्स t की जो वैल्यू होती है, t की वैल्यू आप रख दीजिए यहाँ पे e की पावर x एंड इज इक्वल टू सी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सुनिए कंडीशन अप्लाई करेंगे ना, जहाँ पर भी x है वहाँ पे अप्लाई करते हैं ना, इसको अप्लाई कर लेते हैं ना, अप्लाई करते हैं। इसमें जहाँ पर भी x है वहाँ पे 0, और जहाँ पर y है वहाँ पे -1, तो बेटा y की जगह -1 रखेंगे तो ये आएगा tan इनवर्स -1 प्लस, बेटा जहाँ पर भी x वहाँ 0 रखें तो यार ये आएगा हमारे पास tan इनवर्स e की पावर 0 1 हो जाएगा, बराबर। बेटा ये हमारे पास होता है माइनस का π/4, और भैया ये हमारे पास π/4 होता है, तो यार आप देखोगे तो c की वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये c की वैल्यू 0 रखोगे तो यहाँ पे हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखोगे तो ये जीआईसी में पूछा गया है, बेटा e की पावर -y को कॉमन निकाल दो, तो ये आएगा e की पावर x x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो इसमें x और y की टर्म को अलग अलग कर दो, है ना, वेरिएबल सेपरेबल यही मेथड बोलता है ना। तो यार यहाँ से हमारे पास आएगा e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर dx आ जाएगा। बेटा e की पावर -y को ऊपर लेके आइए, है ना, तो यार ये आएगा e की पावर +y हो जाएगा ऊपर जाके ना, एंड डी वाई इज इक्वल टू ये आएगा e की पावर x x स्क्वायर इंटू डी एक्स आएगा। नाउ इसका इंटीग्रेशन करिए, प्लस का c आ जाएगा ना।
बेटा ये आएगा ई की पावर वाई एंड ई की पावर एक्स प्लस ये आएगा हमारे पास एक्स क्यूब बाई 3 प्लस का सी। सो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भी अच्छा क्वेश्चन है ना, ये टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। देखिए ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है। सुन लॉग डी वाई बाई डी एक्स इसके बराबर आ रहा है, तो आपको पूछा जा रहा है इसका सॉल्यूशन क्या होगा। बेटा जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो लॉग यहाँ से हटा दीजिए, तो ये आएगा ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई होगा। बेटा जब भी हमारे पास ऐसा होता तो इनको अलग अलग कर दीजिए, ए एक्स इंटू बी वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स और वाई की टर्म को अलग अलग सेपरेट किया जा सकता है, तो ये आएगा डी वाई अपॉन ई की पावर बी वाई इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स इंटू डी एक्स होगा, तो ई की पावर माइनस बी वाई डी वाई इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स डी एक्स हो जाएगा। देन हम क्या करेंगे, सुनिए यहाँ पे कांस्टेंट लगा देंगे ना, तो यार ये आएगा ई की पावर माइनस बी वाई अपॉन माइनस का बी इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स अपॉन ए प्लस का सी। एंड देन यहाँ पे हम ए और बी को इधर उधर लेके जाएंगे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप इसको इधर लेके आए, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है उसमें से हमारे पास जो आंसर दिखेगा वो हमारे पास क्या है, देखो देखो ये तो हो नहीं सकता हमारे पास, है ना। अब ये भी हो नहीं सकता, इन दोनों में से एक हो सकता है, पर ए बी को अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो सुन यहाँ पे हमारे पास अगर इस तरफ लेके आता हूँ तो दोनों नेगेटिव होंगे ना, और दोनों नेगेटिव है तो माइनस उधर जाएगा, तो सुन यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नहीं हो सकता। सुन ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ जाएगा ना, जब आप इसका एलसीएम लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यार ये हमारे पास ऐसा आ जाएगा, दैट इज माइनस का ए ई की पावर माइनस का बी वाई, एंड ये उधर जाएगा तो बेटा ये हो जाएगा बी ई की पावर माइनस ए एक्स प्लस यहाँ पे सी ए बी होगा, तो नया कांस्टेंट मान लूंगा, एंड देन इसको उधर ले आओ, कांस्टेंट को उधर लेके जाओ। तो इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ये डी डबल एस बी 2021 में पूछा गया है। डी वाई इज इक्वल टू 2x पावर 5 डी एक्स है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो है 1,2 से पास हो रहा है, तो बताओ इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो बेटा सबसे अच्छा है कि 1,2 कौन इसको सेटिस्फाई कर रहा है वो हमारा आंसर आ जाएगा ना, करने की जरूरत नहीं है ना। बाकी आप करके इसको खुद देखना है ना, मैं एक बार सेटिस्फाई करके देखता हूँ। बेटा 1 रखोगे है ना, जहाँ पर भी एक्स वहाँ 1 रखा, जहाँ पर वाई है वहाँ पे 2 रखा, तो बेटा 6 एंड माइनस का 5। भैया देखो ये 0 नहीं हो रहा है ना, मैं इसको रखता हूँ, बेटा ये आएगा 1 एंड यहाँ आएगा सुन माइनस का 6 एंड प्लस का 5। भैया ये 0 हो रहा है ना, यहाँ रखता हूँ सुन 1 एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो माइनस का 2 एंड प्लस का 2, बेटा 0 नहीं हो रहा है। सुन यहाँ पे रखेंगे तो ये आएगा 1 प्लस 2 माइनस 2, बेटा ये भी 0 नहीं हो रहा। इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप इंटीग्रेशन से करोगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसा लग रहा है स्टूडेंट, ये हमारी डेमो क्लासेस और ऐसे ही हम अपने एप्लीकेशन पे भी पढ़ाते हैं। सुन हमारा यूट्यूब चैनल, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। सुन बाकी टीचरी बिजरी का कोर्स आपके लिए मैथ्स केयर एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। अभी इंडिपेंडेंस डे का ऑफर चल रहा है जो कि 3499 में आपके लिए हमारा कोर्स मिल जाएगा। बाकी दोनों का कंबाइंड लेना चाह रहे तो 4499 में आपके लिए कोर्स अवेलेबल है। सुन यहाँ पे कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर होने वाली है। बाकी अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड करना चाहे तो ये भी आप मैथ्स केयर एप्लीकेशन में ले सकते हैं। हमारा एआई मास्टरी का कोर्स है वो भी आपको मिल जाएगा। हम लोग गेट इंजीनियरिंग मैथ्स का कोर्स अभी लॉन्च कर रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। बाकी CSN और आईडीजीएम भी हम पढ़ाते हैं, ये हमारी बुक्स है। एंड सुन ये हमारा एप्लीकेशन है जहां पर आप हमारे कोर्सेज को ले सकते हैं। स्टूडेंट ये 2 एप्लीकेशन है, एक है मैथ्स केयर डिजिटल और एक है मैथ्स केयर। और स्टूडेंट मैथ्स केयर पे आपको हमारा टीजरी बिजरी का कोर्स मिल जाएगा। बाकी डिजिटल पे आपको एआई और बाकी और भी कोर्सेज हैं जो कि आप देख सकते हैं। सुनिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। मैं आपको लिख के बताता हूँ, 9571085397 पे आप कॉल कर दीजिए, हमारी टीम आपको यहाँ पे प्रॉपर गाइड करेगी। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत थैंक यू, बाय। कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताइए।